हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये बात तो तय है कि स्पीकर्स का परसेंटेज हमेशा कम रहता है, जबकि वो भीड़ जो उनको सुन रही होती है उनका परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्पीकर बने बनाए आते हैं? सोचिए और जवाब दीजिए। हाँ, बताइए बताइए। देखिए, ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जिसे आप ना सीख सकते हो, पर शर्त है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं। किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए कभी कम और कभी थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर आप उस बारे में कंसर्न है, पैशनेट है, वाकई में उस स्किल को सीखना चाहते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और आज की बुक समरी आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है, एक बेहतर स्पीकर बनने के लिए, एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए। और एक बेहतर स्पीकर बनने के बहुत सारे पहलू होते हैं जो हम आज की बुक समरी पे जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी, हाउ टू बी हर्ड। तो इस समरी में हम जानेंगे सीक्रेट्स फॉर पावरफुल स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जिसे लिखा है जूलियन ट्रेजर ने। और जूलियन ट्रेजर कम्युनिकेशन और साउंड के एक्सपर्ट है, वो एक इंटरनेशनल स्पीकर भी है। उनके 5 टेड टॉक्स भी है जिन्हें 50 लाख से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। जूलियन ने 2013 में द साउंड एजेंसी की शुरुआत की थी। ये कंपनियों को ऐसे साउंड ढूंढने में मदद करती है जो उनके ब्रांड को सूट करता है। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है ना, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो चलिए इसको कंटिन्यू और समझते हैं इंटरनली। तो जूलियन को कहना है, उनका कहना यह है कि कोई भी अच्छा स्पीकर बन सकता है। इस समरी में हम सुनने और बोलने के इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। हम सीखेंगे कि एक अच्छे लिसनर और स्पीकर कैसे बने। ये समरी हमको सिखाएगी कि पावरफुल स्पीच कैसे बनाई जाए और खुद को स्टेज पे कैसे प्रेजेंट करें अच्छे से। तो इतनी सारी लर्निंग्स को सीखने और समझने के लिए क्या आप ध्यान से सुनने के लिए रेडी हैं? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की बुक समरी, हाउ टू बी हर्ड बाय जूलियन ट्रेजर। तो इन सिचुएशंस के बारे में ज़रा सोचिए, ज़रा इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट के लिए रिजर्वेशन कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप देश के बाहर किसी ट्रिप पे जाने के लिए फ़्लाइट बुक कर रहे हैं। आखिर में सोचिए कि आप सरप्राइज बर्थडे के प्लान बना रहे होंगे। इन तीनों सिचुएशन में एक चीज़ कॉमन है, इसके लिए बोलने और सुनने की स्किल अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया। आपने गलत फ्लाइट बुक कर दी, सरप्राइज बर्थडे पार्टी में सरप्राइज की तरह कुछ नहीं हुआ। तो अच्छे से बोलना और सुनना बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़रूरत ज़िंदगी के हर पहलू पे पड़ती है। इस समरी में आप अच्छी तरीके से बोलना और सुनना सीखेंगे। आपको पता चलेगा कि एक अच्छा लिसनर होने के लिए क्या ज़रूरी है। आप ये भी सीखेंगे कि बोलना सिर्फ आपकी आवाज़ पर डिपेंड नहीं करता है। इस समरी के हेल्प से आप मिसकम्युनिकेशन यानी कि गलत फहमी का शिकार होने से बच जाएंगे। तो चलिए इस ज़बरदस्त लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, व्हाई दिस मैटर्स। कैसे बोलना है और कैसे सुनना है ये जानना बहुत ज़रूरी स्किल है जो आपके पास में होनी ही चाहिए। पर क्या आपको पता है कि अच्छे से बोलने और सुनने के और भी फायदे हैं? ये है खुशी, इफेक्टिवनेस और वेलबींग। शायद अभी आपके माइंड में सवाल आ रहे होंगे कि क्या अच्छे से बोलना और सुनना खुशी के कारण हो सकता है? बेशक हो सकता है। खुशी जुड़ाव और सर्विस से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं तो आप ज़्यादा खुश होते हैं। अपने दोस्तों और परिवार के बारे में सोचिए। आप जब उनके साथ में टाइम बिताते तो आप कैसा फील करते हैं? आप पॉजिटिव इमोशंस फील करते हैं ना। कनेक्टेड फील रखने के लिए बोलने और सुनने की स्किल ज़रूरी है। आपके परिवार के साथ में आपका रिश्ता तब मजबूत होता है जब आप उनकी ज़रूरतों को जानते हैं। आपका अपने दोस्तों के साथ में बॉन्ड तब बनता है जब आप अपनी मुश्किलों के बारे में उनसे बात करते हैं। बेशक ये दोनों से होता है। मान लीजिए कि आपके दोस्त को करियर के लिए एडवाइस चाहिए, आपको उनको बताना होगा कि उनको जॉब कैसे ढूंढनी चाहिए। इफेक्टिवनेस बोलने और सुनने का दूसरा फायदा है। एक लड़का है रॉबर्ट, जिसने ऑथर के ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया था। उसको बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उसके ऑफिस में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता था। रॉबर्ट अपने काम को लेकर के पैशन रखता था, फिर भी वो अपने पैशन को अपने शब्दों पे नहीं दिखा पाता था। हो सकता है कि रॉबर्ट के पास में पूरी कंपनी में सबसे बेस्ट आइडिया थे, वो कंपनी के लिए लाखों रुपए कमाने का जरिया भी बन सकता था, पर ये वो तब तक नहीं कर सकता था जब तक उसके सुनने और बोलने की स्किल अच्छी नहीं हो जाती, क्योंकि कोई उसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं लेगा। तीसरा फायदा है वेलबींग। साउंड आप पर अच्छे या बुरी तरीके से असर कर सकता है, या आपका मूड ठीक भी कर सकता है या फिर आपको इरिटेट भी कर सकता है। ये आप पे कैसा असर करता है ये साउंड के 3 लेवल पर डिपेंड करता है। पहला लेवल तेज आवाज के बारे में है। तेज आवाज से सुनाई देना कम या फिर बंद हो सकता है।
2010 में लंदन में एक सर्वे में पता करने की कोशिश की गई कि लोग अपने गैजेट्स पर कितने तेज वॉल्यूम पर आवाज़ सुनते हैं। उनका रिजल्ट चिंताजनक था। ज़्यादातर लोग रिकमेंडेड सेफ लेवल से ज़्यादा तेज आवाज़ में सुन रहे थे। दूसरा लेवल था साउंड के बारे में, और ये कैसे हेल्थ पर असर करता है। ज़्यादा देर तक साउंड के कांटेक्ट में रहने से दिल की बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवाज़ से स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शोर को लेकर के अनुमान लगाया था। उन्होंने पता लगाया था कि ट्रैफिक की वजह से होने वाले शोर के कारण यूरोप में केवल 80 लाख लोगों की नींद खराब हो गई थी। करीबन 80 लाख, ये बहुत ज़्यादा संख्या है अगर आप ऐसे देखें तो नींद खराब होना छोटी बात लग सकती है, ये सबके साथ होता है, पर बार बार नींद टूटने से लंबे समय में नींद की बीमारी हो सकती है, बहुत गंभीर बीमारी है। सारी आवाज़ें बुरी नहीं होती है, ये आपको ठीक भी कर सकती है। अमेरिकन म्यूजिक थेरेपिस्ट एसोसिएशन के साइंटिफिक सबूत के हिसाब से ऐसा होता है। कुछ तरह के म्यूजिक स्ट्रोक पेशेंट्स को ठीक होने में मदद कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्हें डिमेंशिया और ऑटिज्म की बीमारी है। तीसरा लेवल है इफेक्टिव तरीके से सुनना और बोलना। कॉन्शियसली यानी कि होश के साथ सुनने से आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे साउंड पे ध्यान देना है। अगर आपको पता है कि ये कैसे करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि वह आपकी वेल बींग के लिए कौन सा साउंड अच्छी है। तो इसको, साउंड की इम्पोर्टेंस को, इसके इफेक्ट्स को, इसके साइड इफेक्ट्स को और इसके सारी इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद में अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, हाउ टू लिसन कॉन्शियसली। यानी कि लिसनिंग और हियरिंग में बहुत फर्क होता है। लिसनिंग यानी कि ध्यान दे करके सुनना, और हियरिंग यानी कि सुनना या सुनने की शक्ति। हियरिंग अपने आप होती है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे कि आप कह सकते कि आप अपने टीचर को सुन रहे हो, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। सुनने का मतलब होता है कि किसी को समझने के लिए सुनना। आप इंटेंशनल यानी कि जानबूझ करके सुनने को अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रैक्टिस आपको इसमें मदद करेगी। पहली प्रैक्टिस है साइलेंस यानी कि चुप रहना। ये आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। आप सोचेंगे कि चुप रहने की तो कोई आवाज होती ही नहीं है, पर होती है। इस बुक में ऑथर जूलियन ने अलग अलग तरह के साइलेंस को एक्सपीरियंस किया है। एक तरह का साइलेंस जिसे आप पहाड़ की ऊंचाइयों पर सुन सकते हैं। वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होता है, लोगों की आवाज़ भी नहीं होती है। एक तरह से साइलेंस वो होती है जो पूजा करने वाले जगहों पर मिलती है। जूलियन एक बार इंग्लैंड के एक चर्च में गई थी। वो बहुत ही बड़ा था, लेकिन अब ज़्यादातर वहाँ कोई आता जाता नहीं है। पहले वहाँ करीबन 1400 लोग यानी कि 1400 लोग प्रार्थना करने आया करते थे, और उसे इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि आधे चर्च में बाढ़ की वजह से पानी भर गया था। जूलियन एक कोने में बैठ गई और वो शांति को सुनने लगी, और वो ऑब्जर्व करने लगी। वो बहुत ही पवित्र और अलग किस्म का साइलेंट था। एक और तरह का साइलेंस होता है जो गहरी गुफाओं में होता है। जूलियन एक टूर पे गई थी जिसमें वो इंग्लैंड की गुफाओं में घूम रही थी। उसको वो पसंद नहीं आया क्योंकि उसको बंद जगहों में घुटन होती है। वो अंधेरा और शांति डरावनी थी, पर इस शांति ने जूलियन को सोचने पे मजबूर कर दिया। यह अंधेरा और साइलेंस हमारे पूर्वजों के समय पे भी था। शांति हर चीज को एक मतलब देती है। मान लीजिए कि आप बोलते वक्त थोड़ा सा पॉज नहीं लेते, तो उस बात का कोई मतलब नहीं होता है। आपके सारे शब्द बेमतलब के हो जाते हैं। अगर आप पूरे होश में बातें सुनना सीखना चाहते, तो आपको चुप रहने की प्रैक्टिस भी सीखनी होगी। या आप रोज 3 मिनट के लिए चुप रह करके सीख सकते हैं। आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं। आप इस शांति में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। सुनने के लिए दूसरी प्रैक्टिस है स्वाद लेना। मैरी ने जूलियन का एक वर्कशॉप अटेंड किया। वो अपने काम के लिए अपने सुनने और बोलने की स्किल को अच्छा करना चाहती थी। स्वाद लेना सुनने की एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मैरी को सबसे ज़्यादा पसंद है। मैरी सुनने को ऐसा मानती है जैसे वो कुछ टेस्ट या स्मेल कर रही है। वो ऐसा खाना नहीं खाते जिसका टेस्ट या स्मेल उसको पसंद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए उसको पालक पसंद नहीं, इसीलिए वो ऐसा कुछ नहीं मंगवाती जिसमें पालक पड़ा हो। मेरी की ये आदत उसके लिसनिंग पावर तक पहुंच गई। वो अपने आसपास होने वाले साउंड पर ध्यान देने लगी। आप भी एक्सरसाइज कर सकते हो। मेरी अपने घर के हर रूम में शांति से बैठ जाया करती थी। उन्होंने नोटिस किया कि हर रूम में अलग अलग तरह की आवाज़ आ रही है। उनके रूम का एसी बहुत आवाज़ करता है। उनके बाथरूम का लाइट अक्सर जलता बुझता है। जब मैरी वॉशिंग मशीन से कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करती, उसमें अजीब सी आवाज़ आने लगती। अपने रूम की आवाज़ को नोटिस करिए। इनमें से कुछ आवाज़ें सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा, और कुछ आवाज़ें आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनना। जिस रूम में जाते हैं उस रूम की आवाज़ों का स्वाद ले। ये एक्सरसाइज आपको उन चीज़ों के बारे में अवेयर करेगा जिसकी आपको परवाह नहीं थी। यह आपको होश में सुनने की मदद करेगी।
तीसरी प्रैक्टिस है सुनना, लिसनिंग। कैथरी लुकी एक टीचर है जो कि फ्लोरिडा से आई है। उन्होंने एक ऐसा स्टडी कोर्स बनाया है जो बच्चों के सुनने की स्किल को डेवलप कर सकता है। इस कोर्स में एक मंत्र था जिसे रोज जपना था, जो था हम अपने कान, आंख और दिल से सुनते हैं। ये मंत्र आप खुद को रोज बता सकते हो। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। आप सिर्फ अपने कान से नहीं सुनते, बल्कि आप अपने दूसरे सेंसेस से भी सुनते हो। आप अपनी आंखों से भी सुनते हो। मान लीजिए कि आप अपनी माँ की बातें सुन रहे हो, वो आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी कार को ठीक करवाने के लिए कहाँ जाना है, लेकिन आप अपने फ़ोन पे कुछ देख रहे हो। आपकी माँ का बताया हुआ रास्ता आपके माइंड पे नहीं रहता, आप फिर से उनको बताने के लिए कहते हैं। इससे वो नाराज़ हो जाते हैं और ये सारे कॉन्टेक्ट आपको ये बातें याद रखने में मदद करता है। आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं, ये उसके लिए रिस्पेक्ट की भावना का साइन भी है। उसका मतलब है कि आप उन पे ध्यान दे रहे हैं। अपने दिल से सुने, इसका मतलब है कि आप जिसे बातें करें उन पे ध्यान दें, उससे हमदर्दी रखना। इसमें आपको देखने की कोशिश करते हैं कि वो उस पल में क्या महसूस कर रहा होगा। लोग दूसरे इंसान को इस तरीके से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि हाउ टू लिसन कॉन्शियसली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, हाउ टू अचीव परफेक्ट कंटेंट। ब्रायन एक आदमी की बातें सुन रहे थे जो एक भीड़ के सामने बोल रहा था। यह आदमी, जिसका नाम हैरी था, शहर के मेयर के रूप में इलेक्शन लड़ रहा था। वो भीड़ हैरी का नाम चीयर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। ये साफ था कि लोग उसको पसंद करते थे। ब्रायन जानना चाहता था कि हैरी उन्हें ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं। कोई भी देख सकता था कि हैरी चाउमीन लाए। वो इतने चार्मिंग था, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलता था कि उस पर विश्वास करना कितना आसान था। लेकिन ब्रानी को कुछ शक हुआ। हैरी के बात सुनकर के उसको कुछ महसूस हुआ। ये सच था कि हैरी ने एक ब्रिलियंट स्पीच दी थी, पर जो वो बोल रहा था उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। हैरी के पास शहर के लिए कोई मजबूत प्लान नहीं थे। ये एक ऐसी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। आप अपनी स्पीच के लिए बहुत समय लगा सकते हैं, आखिर में आपका कंटेंट डल और खाली ही होगा। तो आप एक परफेक्ट कंटेंट कैसे बना सकते हो? ये आप कर सकते हो HAIL यानी कि हील का प्रिंसिपल फॉलो करके। ये एक शॉर्ट फॉर्म है जो ऑथर जूलियन ने बनाया है। हील का मतलब है ऑनेस्टी, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और लव यानी कि प्यार। पहला है ईमानदारी। पामेला मेयर की बुक, जिसका नाम लेयर स्पॉटिंग, ने एक स्टॉक फैक्ट बताया था, बहुत ही स्ट्रांग फैक्ट है। रिसर्च से पता चला कि लोग रोज झूठ बोलते हैं। लोग एक दिन में करीब 200 झूठ बोल सकते हैं। आप उस इंसान से भी झूठ बोलते हैं जिससे आप अभी भी मिले हो। बोलने में ईमानदार होना आसान लगता है ना? पर आजकल ऐसा करना बहुत मुश्किल है। झूठ बोलने के बहुत से फायदे होते हैं। आप झूठ इसलिए बोलते हो कि आप सजा नहीं पाना चाहते हो। आप झूठ इसलिए बोलते हो क्योंकि आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हो। और आपकी बातों में धोखे के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को याद रख करके आप अपने कंटेंट में 100% ईमानदार हो सकते हो। आपको क्लियर होना चाहिए और आपको अपनी बात सीधे सीधे रखनी चाहिए। वो लोग जो देखी हुई चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, वो ऐसा बस समझदार रखने के लिए करते हैं। ऐसा ना करें। 1961 में प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने इंसान के चांद पर कदम रखने के बारे में स्पीच दी थी। ये बताने के लिए वे मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, पर वो क्लियर थे। कैनेडी ने आसान भाषा में कहा कि इसका गोल इंसान को चांद पर पहुंचाना है। ये असरदार और सिंपल था। लोगों को आज तक वो स्पीच याद है। स्पीच लिखते समय आप जितने सीधे सीधे बात कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करो। हमेशा खुद से पूछो कि क्या मैं इसे और आसान तरीके से लिख सकता हूँ। हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करने की कोशिश करो। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का एक एग्जांपल है कि मैं इस साल के खत्म होने तक मैं इसको पूरा करूंगा। ये याद रखने में सिंपल और आसान है। पैसिव वॉइस इतनी पावरफुल नहीं होती। पैसिव वॉइस के सेंटेंस का एग्जांपल, ये इस साल के खत्म होने तक में पूरा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस। पहले हमने बात किया कि मैं इस साल के खत्म होने तक मैं पूरा करूंगा, और दूसरे में हमने बात किया कि ये इस साल के खत्म होने तक में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ऑथेंटिक होने का मतलब खुद के असली रूप में रहना है। फिर से ये आसान लग रहा है, पर शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा कि सामने वाले इंसान के हिसाब से आप खुद का एक अलग वर्जन बना लेते हैं। जूलियन के साथ भी ऐसा ही था। जब वो परिवार के साथ होते तो अलग होते, जब वो दोस्तों के साथ होते तो ज़्यादा तेज बोलते और बहुत मजाकिया होते हैं। वहीं जब जूलियन अपने वर्कमेट्स के साथ होते तो शांत होते हैं। अपना कंटेंट बनाते वक्त आपको ईमानदार होना चाहिए। ऑडियंस जानना चाहती है कि आप असल में कौन हैं। वो देखना चाहती है कि क्या आप भरोसा करने लायक हैं या नहीं। आप कैसे दिखाएंगे कि आप कैसे सच्चे हैं, कितने सच्चे हैं? क्या यह आपको खुद से सवाल पूछ के करना होगा। आपके वैल्यूज क्या है? इस सवाल के लिए एक शब्द में जवाब दे। इसका जवाब 5 से ज़्यादा शब्द में नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हैं कि काइंडनेस, इज्जत, ईमान, इरादा और पेशेंस।
अगला आता है हमारी स्किल्स और ताकत क्या है। दूसरे शब्दों में आप किस चीज में अच्छे हैं। इसके लिए एलिवेटर इंट्रोडक्शन एक अच्छा एक्सरसाइज है। एलिवेटर यानी कि लिफ्ट में बताए जाने वाला समय कम होता है, उस टाइम में आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना होगा। 30 सेकंड के पर्सनल इंट्रोडक्शन के बारे में सोचिए। ये छोटा है क्योंकि आपको इसे ठीक से याद रखने की जरूरत है। जूलियन का एलिवेटर इंट्रोडक्शन छोटा है पर असरदार है। वो एक साउंड कंसल्टेंट है और स्पीकर और ऑथर भी है। उन्होंने सुनने और बोलने में बहुत से लोगों को एक एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद की है। उनका मिशन दुनिया को साउंड ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करना है। जूलियन का इंट्रोडक्शन 3 चीजों का जवाब देता है। पहला है क्या आप क्या काम करते हो, दूसरा है कौन आप जो काम करते हो उससे किसका फायदा हो सकता है और इसके बारे में जितना हो सके उतना साफ साफ बताएं, और तीसरा है क्यों आप जो करते हो वो करने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है, या आपका पैशन क्यों है। हेल में अगला आता है इंटीग्रिटी, मतलब कि अपनी बात पर टिके रहना। इंटीग्रिटी तब होती है जब आपके शब्द आपके एक्शन से मेल करते हैं। दूसरे शब्दों में आप जो बोलते हो वो करते हो। मान लीजिए कि आप एक फिटनेस कोच हो, आप लोगों को शराब ना पीने के लिए करते हो। अगले दिन आपकी ऑनलाइन पिक्चर्स आती है जिसमें आप वोडका पी रहे होते हो। इस ऐसे में आप अपना ईमान इंटीग्रिटी खो देते हो। जूलियन रोज इंटीग्रिटी की प्रैक्टिस करती है। इंटीग्रिटी हमेशा बस बड़े वादों के लिए नहीं होता है। जूलियन में अपना काम करने के लिए इंटीग्रिटी है क्योंकि वो मीटिंग्स के लिए टाइम से जाया करती है। जब कोई उनसे बात कर रहा होता है तो वो अपना फोन भी यूज नहीं करती। जूलियन शांति से बात करती है। अगर कोई वर्कर उनको इरिटेट कर रहा हो तब भी। ये छोटी छोटी बातें पर पावरफुल चीजें है। ये बताती है कि आप कैसे इंसान हो। हेल में आखिरी है लव। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि ये लव यहाँ पे क्यों है, पर लव यानी कि प्यार अच्छी बातचीत के लिए जरूरी है। एक परफेक्ट कंटेंट बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। जिस लव की हम बात कर रहे हैं वो रोमांटिक वाला लव नहीं है। ये उस तरीके का लव है जिसे बुद्धिस्ट लविंग काइंडनेस कहते हैं। लव का मतलब है किसी इंसान के लिए अच्छा सोचना, पॉजिटिव सोचना। जिस बात में ईमानदारी, सच्चाई, ईमान और प्यार होता है वो लोगों के दिल तक पहुंच ही जाती है। ये लोगों को हमसे कनेक्ट करता है। जो भी आप उनसे कहेंगे वो उससे सुनेंगे, याद रखेंगे। तो याद रखें कि आपकी बात आपके बारे में नहीं होनी चाहिए, ये लोगों के लिए होनी चाहिए। इसे उनको इंस्पायर करना चाहिए और आगे बढ़ने में हेल्प होनी चाहिए। ये उनके चेहरे पर मुस्कान लाने जैसा कुछ होना चाहिए। एक मीनिंगफुल स्पीच वो है जो दूसरों के फायदे के लिए होता है। तो इस बात को समझने के बाद नेक्स्ट चैप्टर योर वोकल टूल बॉक्स। आपकी आवाज स्पीच के लिए आपका सबसे ताकतवर हथियार है। आपको अपनी आवाज की एबिलिटीज का पता होना चाहिए। ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि कहाँ इम्प्रूव करना है। जूलियन वोकल इन्वेंटरी एक्सरसाइज करने का सजेशन देती है। इस एक्सरसाइज में अपने आप से कुछ सवाल पूछने को होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपनी आवाज़ की ताकत किस चीज़ को मानते हो, आपकी कमज़ोरी क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो चिंता ना करो, आप अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में रिकॉर्ड करो। जूलियन जब अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर रहे होते तो वो अपने बातों को रिकॉर्ड करते हैं। वो अपने आप को तब भी रिकॉर्ड करते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट कॉल मीटिंग में रहते हैं, जो जूलियन को अपने टोन में आने वाले फ़र्क को समझने के लिए हेल्प करता है। अगर आप खुद को अलग अलग सिचुएशन पे रिकॉर्ड करते हो तो आप देख पाते हो कि आप कैसे कैसे अलग सिचुएशन में आपके बोलने का टोन अलग रह जाता है। फिर समय लेकर के अपनी आवाज़ की ताकत और कमजोरियों को समझे। शायद जब आप किसी नए इंसान से बात करते तो आपकी आवाज़ हाइपर यानी कि थोड़ी ऊंची या तेज हो जाती होगी। जब आप जान पहचान वाले लोगों से बात करते हैं तब आप धीरे बोलते होंगे। इन बातों को ध्यान दे। अगली बार आपको अपने पोस्चर और जेस्चर पर भी काम करने की ज़रूरत है। एक अच्छी स्पीच के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है। आपका बॉडी पोस्चर आपकी आवाज़ पर असर करता है। एग्जाम्पल के लिए ये एक्सरसाइज ट्राई करें। अपने कंधों को पीछे रख करके सीधे खड़े हो जाइए और अपना नाम बोले। अगला अपने कंधों को ढीला छोड़ करके झुकाए और अपना चिन नीचे करे, फिर अपना नाम बोले। आवाज़ में बहुत फर्क आ जाता है ना। आपके बॉडी पोस्चर से कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। आगे बढ़े और ऑडियंस में से किसी से आई कांटेक्ट करें। जब आप बोल रहे हो तो बीच बीच में बार बार आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो ये ज़्यादा बार होना चाहिए। ऐसे प्रोसेस को अवॉइड करें जो आपको छोटा दिखाते हैं। अपने हाथों को क्रॉस ना करें, अपने कंधों को ना झुकाएं। इसके बजाय ज़्यादा जगह लेने की कोशिश करें। अपने चिन को ऊपर और कंधे को सीधा रखें। स्पीच के दौरान आपके खड़े होने का तरीका यानी कि स्टैंड्स दिखाता है कि आप खुद को कैसा प्रेजेंट करते हो। ये एक ऐसा पोजीशन होता है जिसपे आप सारे अलग अलग जेस्चर बनाने के बाद में लौट आते हो। स्पीकर्स में कॉमन स्टैंड होता है, पैरों में हल्की दूरी बना करके खड़े होना। उनके हाथ साइड पे होते हैं और कंधे रिलैक्स होते हैं।
अपना खुद का स्टैंड बनाने में वक्त लगता है, लेकिन जब आपको पब्लिक में बोलने का एक्सपीरियंस हो जाए तब आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टैंड आपको सूट करता है। ड्रेसचर या फिर हाव भाव को बैलेंस करना ज़रूरी है। यह आपको अपनी स्पीच के इम्पोर्टेंट पॉइंट को जोर देने में हेल्प करता है, पर आपको याद रखने की ज़रूरत है कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ज़्यादा जेस्चर से ऑडियंस का ध्यान भटक सकता है या उनको चिढ़ होने लगती है। अपने आप को बोलते हुए रिकॉर्ड करना ही अच्छा तरीका है, जिससे आप देख सकते हो कि आप कैसे जेस्चर यूज़ कर रहे हो। जो चीज़ आपको पसंद हो उसके बारे में बताएं, या कोई हॉबी हो सकती है या फिर कोई फेवरेट टीवी शो हो सकता है। आप अपने लाइफ के बारे में भी बात कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप जिस बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, फिर उसको वीडियो को बाद में देखें। आपने कैसे जेस्चर को यूज़ किया था? क्या आपने बहुत ज़्यादा जेस्चर को यूज़ किया था या बिल्कुल नहीं? क्या आपकी जेस्चर जो आप बोल रहे हैं वो उसको मैच करता है? अगला सवाल शायद मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप अगर अच्छा होगा कि आपको कॉमन जेस्चर पता हो और उसके मतलब भी पता हो। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आपको आपके फेवरेट टीवी शो की कहानी बहुत पसंद है, लेकिन आपके जेस्चर से लग रहा है कि आपको उतनी भी पसंद नहीं है। आपके हाथ आपके चेस्ट के सामने क्रॉस पोजीशन पे है, आपके चेहरे पे थोड़ा गुस्सा है। अब ये जेस्चर इसका साइन है कि आपको वो शो बहुत पसंद है। ये आपके ऑडियंस के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, इससे उनको मिक्स्ड सिग्नल मिलेगा। एक कंफ्यूजिंग स्पीच असरदार नहीं होती। आपके जेस्चर्स इफेक्टिव और मीनिंगफुल होने चाहिए। स्पीच देते वक्त आपको अपने बॉडी मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। आपके सांस का आपकी आवाज़ पे बहुत असर पड़ता है। कोई भी उस इंसान की बातें नहीं सुनना चाहेगा जिसकी आवाज़ थकी-थकी लग रही होती है। सिंगर्स और एक्टर्स अपनी सांस पे बहुत ध्यान देते हैं। अच्छी तरीके से सांस लेने का तरीका जानने का मतलब है कि आप अच्छा बोल सकते हो। सांस लेने का कोई सही तरीका नहीं होता है। सांस लेने का मतलब बस सांस लेना और छोड़ना होता है। पर लंबी सांस लेने से आपकी स्पीच अच्छी होती है। एक लंबी सांस ले, उसको रोके और मन में 10 तक काउंट करे। अगर आप पहली बार में 10 काउंट करने तक नहीं रोक पाते अपनी सांस तो कोई बात नहीं, ये आप अपनी लगातार प्रैक्टिस से कर लोगे। फिर सांस छोड़ते वक्त आपको मन में 10 काउंट करना है। ये आपके लंग्स को लंबी और गहरी सांस लेना सिखाएगा। आपके सांस लेने की स्पीड वो दूसरी चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप 1 मिनट में कितने शब्द जोड़ बोल सकते हैं। अगर आप वर्ड धीरे धीरे बोलेंगे तो आपको अटेंशन देने में दिक्कत होगी ऑडियंस का। स्पीकर की आम गलतियों में से एक है जल्दी जल्दी बोलना या फटाफट बोलना। बहुत सारे स्पीकर्स नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होने की वजह से वो अपने शब्दों को बड़बड़ाने लगते हैं। ये बात याद रखना कि हर एक शब्द को आप क्लियर बोलो। ये आपको अच्छी स्पीड रखने में हेल्प करेगा। इस तरीके से ऑडियंस भी जल्दी से आपकी बात को समझ पाएंगे। अपनी स्पीच स्पीड को घटाना और बढ़ाना भी अच्छा तरीका हो सकता है, पर ये रूल्स को याद रखना। अपनी स्पीड को धीरे करने से आप जो बोल रहे हैं उस पे जोर पड़ता है। अपनी स्पीड को तेज करने पर एक्साइटमेंट का माहौल बनता है। पूरी स्पीच में एक ही स्पीच से बोलना बोरिंग हो सकता है। ये ऑडियंस को आपको सुनने से रोकता है। इसीलिए समय समय पर तेज और धीमी स्पीड को यूज करें। और इतनी सारी लर्निंग्स के बाद में अब हम पहुंच गए कंक्लूजन पर। चलिए कंक्लूजन को दोहराते हैं। सबसे पहले हमने अपने बोलने और सुनने की स्किल को डेवलप करने के इम्पोर्टेंस को जाना। ये हमको ज़िंदगी में खुश कर सकता है। ये हमको लोगों से कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगा। दूसरा, हमने सीखा कि होश पे रह कर के कैसे सुने। सुनने का मतलब ये है कि सामने वाला इंसान जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने। अपने सुनने की स्किल को इम्प्रूव करने के 3 तरीके हैं। दिन में कुछ मिनट चुप रहो, अपने आसपास की आवाज़ों का स्वाद लो। आखिर में सिर्फ अपने कान से नहीं बल्कि आँख और दिल से भी सुनो। तीसरा, आपने एक अच्छी स्पीच के एलिमेंट के बारे में सीखा। आपको HAIL यानी कि हेल का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब यह है ईमानदारी, सच्चाई, ईमान और प्यार। अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करें। इसे अपनी रोज की ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे कि आपकी बातें कितनी इफेक्टिव बन जाएंगी। चौथा, आपने अपनी आवाज़ के बारे में सीखा। आपकी आवाज़ आपके पोस्चर के हिसाब से बदलता है, इसीलिए हमेशा सीधे खड़े रहे। अपने स्टैंड्स और इस जेस्चर पर भी ध्यान दें। जेस्चर का यूज किसी बात पे फोकस कराने के लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा जेस्चर ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। आपकी सांस भी स्पीच देते वक्त बहुत ज़रूरी है। लंबी और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। यह आपको बोलते समय सांस की कमी होने से बचाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस किताब को पढ़ने का आपका मकसद क्या है। आपने शायद इसे इसलिए चुना होगा क्योंकि आप लोगों से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट यानी कि बात करना चाहते होंगे। शायद आपको बहुत ही जल्दी कोई प्रेजेंटेशन देना होगा। मायने रखता है कि आपको पता हो कि सुनना और बोलना कितना इम्पोर्टेंट होता है।
अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। इससे आपकी ज़िंदगी में होने वाली गलतफ़हमियाँ कम हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा आसान और बेहतर बन जाएगी। और यही तो हम चाहते हैं कि सभी की ज़िंदगी खुशियों और सक्सेस से भरी हुई हो। तो कैसी लगी ये समरी? समरी तो यहीं पे ख़त्म होती है। कोई दूसरी समरी आपको सुननी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।